जय हिंद एवरीवन। होप करता हूं तुम्हारे साइंस के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे गए होंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा गया है। अब तुम्हारे सोशल साइंस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसकी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक थोड़े अलग तरीके से। आप यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, लेकिन सोशल साइंस ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। सोशल साइंस के लिए आपको यूट्यूब के लेक्चर से ज्यादा आप कितना किताबों को पढ़ते हैं वो काम देने वाला है, क्योंकि वहां जाकर लिखना पड़ेगा दोस्त, कहानी नहीं सुनानी है वहां। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कहानी पता है और कहानी जाके बांच दोगे। आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग आनी चाहिए, लाइन बाय लाइन चीजें क्या लिखी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको इस वीडियो में मैं नेशनलिज्म इंडिया को लाइन बाय लाइन जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं आपके सामने अपना तरीका बता देता हूं कि मैं कैसे इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं और आप अपने इस गैप्स में कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं। 14 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, आज का दिन है 10 तारीख। साइंस का पेपर आप देकर आ चुके होंगे। शाम के दिन हम हिस्ट्री ये पढ़ रहे होंगे, 10 नंबर का पेपर आने वाला है। आपको भी बताया कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर एक ही चैप्टर रख रहा है तो वह दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आने वाला है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भैया? 3 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं। 3 बार पढ़ने का तरीका ये होगा कि एक बार आपको मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बगल में खोल लेना, ऐसे बंद करके मत रखना, उसको खोल लेना। जैसे जैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं चीजों को आपको बताऊंगा कि आपको क्या कहां से कैसे पढ़ना है। और ये पीडीएफ दूंगा, मैंने पूरी बुक मार्क करके रखी हुई है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सवाल कहां से बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सारी चीजें। ठीक है, एक बार तुम्हें जब मेरे से वीडियो देख लोगे, मेरे साथ पढ़ लोगे, फिर उसके बाद दोबारा तुम्हें खुद से एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है। जो चीजें मार्क करूंगा वो एकदम हाईलाइटेड रहेंगी, वो तो तुम्हें भी मार्क करनी है। उसके बाद वो जो बीच की चीजें छूट रही है ना, उनको एक बार रीडिंग लगानी है, क्योंकि कहानी वहीं छुपी हुई है। वो तुम्हें पता रहेगा तभी अपने आंसर्स बढ़िया तरीके से लिख पाओगे। आंसर्स हमें पॉइंट वाइज लिखने हैं, लेकिन कहानी को तो हमें पैराग्राफ में ही पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। बिल्कुल तैयार हो? और भैया तीसरी बार ऐसे पढ़ना है, जब आप हाईलाइटेड रहेगा ना तो उसको रिवाइज करोगे और इतना मजा आएगा कि तुम कहोगे। अच्छा, एक चीज और फेस करने वाले हो तुम, पहली बार नेशनलिज्म इंडिया को अभी आज पढ़ रहे होगे, तब भी तुम्हें चीजें लगेगा यार बहुत लंबा चैप्टर है। बिल्कुल, जब मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा था तो मुझे भी लग रहा था यार कितना लंबा चैप्टर है, कितना लंबा एक्सप्लेन करेगा, मैं तो खुद भूल जाऊंगा। लेकिन आज मैंने इसको दोबारा एक बार अपनी सारी जो हाईलाइटेड चीजें हैं उनको दोबारा रिवाइज करने की कोशिश की, फिर मुझे लगा यार ये चैप्टर तो बहुत आसान है, बच्चों को यही पढ़ने वाला तरीका अगर पता होगा तो बच्चे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले बात ये समझिए कि नेशनलिज्म इंडिया में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, उसके बाद इंडिया में जो है ना वो कैंपेन कैसे चला, हम आजादी की तरफ कैसे बढ़े। जब महात्मा गांधी इंडिया में एंट्री मार रहे थे ना, बेसिकली वही वाली चीजें हमें पढ़नी है कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा इसमें, उन्होंने कैसे चीजें हमें हेल्प की, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये चीज देख पा रहे होगे कि तो यार देखो, हर जगह नए नए नेशंस बिल्डअप हो रहे थे, तो इंडिया को भी लगा कि अपने आप को भी अब बिल्डअप करने का समय आ गया है। तो न्यू सिंबल्स एंड न्यू आइकन, न्यू सॉन्ग, न्यू आइडिया फॉर द न्यू लिंक एंड रीडिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? यही सारी चीजें जो बाहर हो रही थी वो इंडिया के अंदर कैसे एंट्री की। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है, फ्रॉम द 1920s एंड द स्टडी ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। एक असहयोग आंदोलन पढ़ना है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, इसका हिंदी नाम यही है। अब जैसे चैप्टर तुम पढ़ रहे होगे, कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी तो ये हिंदी वाली पीडीएफ ना साथ में रखा करो, मैं खुद रखता हूं। अच्छा, मैंने जब क्लास 9-10 में हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने हिंदी में पढ़ी थी, मुझे बड़ा मजा आया था, क्योंकि हिस्ट्री की कहानी हिंदी में पढ़ने में यार मजा आता है। थोड़ी इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है, लेकिन इतनी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आप पास में जरूर रखिएगा, आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। We will explore how the Congress sought the development of the national movement। कांग्रेस का कितना बड़ा रोल था इस मूवमेंट में, और भारत में ना अलग अलग जो समूह थे, अलग अलग लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही सारी चीजें पढ़नी है। और एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, ये हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चीज यहां से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है कि जो बाहर वार चल रहा था उसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या पड़ रहा था। तो ये पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा आपके एग्जामिनेशन में, और डेफिनेटली इस पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। The war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in the defense expenditure was financed by the war loans by increasing tax. तो इसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है।
कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए जब एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा तो तुम कैसे कैसे लिखोगे, अब यहीं पे तुम आंसर्स बनाओगे भाई साहब, यहीं पे तुम आंसर्स बनाओगे, ये एक लाइन लिखोगे, ये एक लाइन लिखोगे। थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीजेड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 से लेकर 1918 तक आप प्राइजेस देख रहे होगे कि दुगना हो रहे थे, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। ये आम लोगों के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल कर रहा था। विलेजेस आर कॉल्ड अपॉन सप्लाई सोल्जर, गांव से लोग सोल्जर्स बुलाए जा रहे थे। एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब जबरदस्ती जबरन भर्ती यहां की जा रही थी इन रूरल एरियाज। कॉल्ड द विस्पर्ड एंगर, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। देन इन 1918-19 एंड 1921 क्रॉप फेल्ड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब भाई साहब इसी समय हमारे देश में क्या हुआ, क्रॉप फेल हो गए, मतलब जो हमारे खेतों के फसलें हो नुकसान होने लगी और जिससे क्या फूड की भी बहुत शॉर्टेज हो गई। दिस वाज कंप्लीट बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये एक प्रकार की एक समझ लीजिए कि वो बीमारी हो गई हमारे देश में जो कि फैलने लगी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक पेंडेमिक। ये एपिडेमिक वही समझ सकते हो कि इसके कारण से लगभग 12 मिलियन या 13 मिलियन लोग मृत्यु हो गए, मतलब समझ लीजिए कि 1 लाख से भी ज्यादा ना, नहीं 1 मिलियन में आपका 10 लाख हो गया तो 1 करोड़, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। चलो अब इसके बाद पीपल होप दैट देयर हार्डशिप एंड वुड बी एंड आफ्टर वार, लोगों को लगा कि यार वार के बाद चीजें खत्म होंगी। अब यहां से चीजें आपको पढ़नी है, अब यहां से आइडिया ऑफ सत्याग्रह आएगा। महात्मा गांधी की एंट्री होगी 1915 में, इंडिया वो अराइव होते हैं, साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। वहां पर उन्होंने एक फाइट लड़ी थी उनके खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट थे उनके खिलाफ, रेसिस्ट के लिए उन्होंने मास कैंपेन किया था, बहुत सारी चीजें की थी। और वहीं पर उन्हें एक सत्याग्रह का एक आइडिया आया था और उसी सत्याग्रह के आइडिया को आपको पढ़ना है। देखिए बेसिकली आपको सत्याग्रह क्या है, उन्हें लगता था कि यार हम लोगों से बलपूर्वक नहीं जीत सकते, हम शांति से, ईमानदारी से, सत्यता के साथ चीजों को स्ट्रगल करते हैं तो जरूर हम जीतेंगे और लोगों को हम हरा सकते हैं। तो ये सत्याग्रह वाला पूरा थीम आपको गांधी जी का यहां से चीजों को पढ़ना है। महात्मा गांधी ने बिलीव किया कि भाई धर्म ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। उनका एक ये भी पर्पस था कि भाई साहब हमें पूरे देश को एकजुट करना था और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही था कि हम नॉन वायलेंस तरीके को हम अपनाएं, क्योंकि वायलेंस होता है कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, जबकि सत्याग्रह की वजह से लोगों को उन्हें लगा कि इकट्ठा कर सकते हैं। सत्याग्रह का मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, इन 1970 ट्रेवल टू द चंपारण बिहार, तो अलग अलग प्लेसेस से स्टार्ट हुआ था। तो यहां से आपका मैप का एक क्वेश्चन बन रहा होगा, दैट इज यहां से आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहां लिख रखा है, जस्ट वेट 1 मिनट। 1917 में ऑर्गेनाइज किया गया चंपारण बिहार में, और ये यहां से चीजें चल रही थी, प्लांटेशन सिस्टम पौधा वाला। देन इन 1930 ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। अब यहां से भी एक आपका मैप बन रहा होगा, ध्यान रखिएगा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, ठीक। और बहुत सारी चीजें अब यहां पर हो रही थी। 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट। तो आपको शुरुआत में ये पता चला कि सत्याग्रह मूवमेंट कहां से, लगभग यहां पे 3 जगह का नाम लिया गया, दैट इज चंपारण बिहार, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और तीसरा दैट इज अहमदाबाद ऑफ द गुजरात। इन 3 जगह का ध्यान रखिएगा, मैप पर चीजें पूछी जाती है और रिलेटेड कहां से है, सत्याग्रह से रिलेटेड है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी 1919 में डिसाइड किया कि लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये एक प्रकार का एक एक्ट डिसाइड किया जिसमें क्या है कि लोगों को जबरन जो है कि डिटेंशन किया जाने लगा, उनको जबरदस्ती जेल में डाला जाने लगा, मतलब जबरदस्ती किसी भी एक लॉ का इंप्लीमेंटेशन किया जाने लगा। और इसके खिलाफ गांधी जी ने कहा कि अब पूरे देश में हमें सत्याग्रह का आंदोलन करना पड़ेगा। और एक चीज यहां पर महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against the such unjust law। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस का यहां पे एक नाम आया है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब आपको ये समझना है कि जैसे कोई लॉ पारित हुआ तो अब लोग उसके खिलाफ जाएंगे। जैसे आप इंडिया में याद करिए, अभी कुछ दिन पहले फार्मर्स लॉ लागू किया गया था, अब लोग उसके खिलाफ गए थे, लेकिन कितने शांति तरीके से किसान एक जगह बैठे हुए थे, उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और बाद में सरकार को झुकना पड़ा और फार्मर लॉ को वापस लेना पड़ा। तो यही कंडीशन गांधी जी की भी थी कि भाई साहब हमें रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो लड़ना है, लेकिन हमें जो है किसी भी प्रकार का खुराफात नहीं करना, नॉन वायलेंट रहेगा हमारा, ठीक। अब उन्होंने कहा कि ये स्टार्ट कहां से होगा, बर्तल। अब ये बर्तल भी आप एक बार मैप पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं भी आपको मैप पर नहीं बताया जाएगा कि भाई बर्तल भी पूछा जा सकता है। बेसिकली बर्तल जो है ना वो मैनपुरी इटावा के आसपास है कहीं, तो आप ध्यान रखिएगा मैनपुरी इटावा के आसपास है यूपी में। अब यूपी जो स्ट्रक्चर यहाँ लगभग यहाँ पे आप देख लीजिएगा मैप पर, यूपी के स्ट्रक्चर में लगभग यहाँ पर आपको बर्तल मिल रहा होगा। अब ये कहानियां आप पढ़ते रहिएगा।
मार्शियल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड द जनरल डायर टुक कमांड। अब देखिए रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, लोग इसके खिलाफ भी थे। अब यहां पर ब्रिटिश सरकार भी तो लोगों के ऊपर दबाव बना रही थी, तो यहीं पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, दैट इज मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया गया था। और इसका कमांड कौन लिया था? जनरल डायर लिया था, ठीक है। अब ये कहानी तुमने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि ऑन 13th ऑफ अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग कांड इंसिडेंट टुक प्लेस। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है, जलियांवाला बाग कांड पंजाब में जो है, वहां पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि वहां पर फायरिंग की गई, लोग इकट्ठे हुए थे और उन पर गेट पूरा बंद करके, कहानी पढ़ लीजिएगा, वहां पर फायरिंग की गई थी। और उसने बाद में यह बताया कि उसने क्यों ऐसा किया, वॉज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट, लोगों के अंदर एक डर पैदा करना चाहता था, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रही द फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव। वो लोगों के अंदर ना इस आतंक का डर पैदा करना चाहता था कि भाई तुम अगर इस तरह से सत्याग्रह, इस तरह से तुम चीजें करोगे तो हम लोग इस तरह से गोली वोली चलाएंगे, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे यहीं पर चीजों ये हुई कि भाई गांधी जी को लगा कि अब चीजें खराब हो रही हैं। उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने इस चीज को कॉल्ड ऑफ कर दिया, कि मूवमेंट को बंद कर दिया, सत्याग्रह मूवमेंट को यहीं पर बंद कर दिया। अब गांधी जी सोचने लगे कि भाई साहब अब किया क्या जाए, तो उन्हें लगा कि यार अब इंडिया को ना हिंदू और मुसलमान को एक करना पड़ेगा, सबको एक बनना पड़ेगा। अब सबको एक करने के लिए मुसलमान कैसे आए, अब उनके लिए कोई एक इशू क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बड़ा ही शानदार इशू यहां पर क्रिएट करवाया लोगों के बीच में, दैट इज खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था, समझिए इस चीज को इस तरीके से कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय जर्मनी और आपका टर्की, मतलब कि ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी ही था कंडीशन, ये आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 1 आपने पढ़ रखा होगा। तो उस वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हुई थी, तो वहां का जो लीडर था ऑटोमन टर्की एंड द वर ह्यूमस, तो वहां ऑटोमन टर्की की हार हुई थी। अब वहां पे ये हुआ कि भाई ब्रिटेन जो है ना वहां पर हार्श पीस ट्रेटी वहां पे इंपोज करने वाला है। अब लोग ये भी था कि भाई ऑटोमन टर्की जो था ना, ऑटोमन इंपरर जो था वहां का राजा था, वो ना इस्लामिक वर्ल्ड का एक स्पिरिचुअल हेड था, मतलब समझ लीजिए उनके लिए भगवान था। तो लोगों को लगा कि भाई अब जो है ब्रिटेन वहां पर दबदबा करने वाला है, तो मुसलमानों के प्रति एक बहुत बड़ी वो आ गई। मुसलमानों के अंदर ये हुआ कि भाई साहब जो आपके पास जो आपके ऊपर सरकार चला रहा है, वो आपके खलीफा के ऊपर, वो आपके भगवान के ऊपर जो है ना वो हार्श पीस ट्रेटी लागू करने वाला है, इस तरह की चीजें लागू करने वाला। तो लोगों के अंदर यह है कि भाई जब हमारे भगवान के साथ ऐसा क्रिएट करना पड़े तो हमें भी इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो डिफेंड द खलीफा, बेसिकली ये हार्श ट्रेटी क्या था, खलीफा के टेम्परल पावर को भी, सब जितने भी पावर्स थे वहां के उन सबको समाप्त करने वाला था। पूरी की पूरी चीज क्या होती थी, इंपोज होने वाली थी ब्रिटेन की, वहां पर ब्रिटिश सरकार की वहां पर इंपोज होने वाली थी। अब खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन द बॉम्बे इन मार्च 1990, तो बॉम्बे भी आपको पता रहना चाहिए। अब यहां पर अब मुसलमानों को चीजें एकत्रित होने लगी, मुसलमान इकट्ठा होने लगे। A young generation of the Muslim leader like brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with the Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue। अब यहां से मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो व्यक्तियों ने सारे मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू किया। महात्मा गांधी से बात की कि भाई साहब अब हम यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, लोगों के अंदर एक इशू है। देखिए आप किसी चीज के लिए क्यों लड़ेंगे, आपके पास कोई इशू तो होना चाहिए नहीं भाई, हाँ इस चीज के लिए हम लड़ सकते हैं, ये हमारा एक मोटिव है। तो कोई भी काम आदमी करता है मोटिव का। आप आज पढ़ रहे हो, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, नहीं तो आपको क्या शौक लगा हुआ है नेशनलिज्म इंडिया पढ़ने का, लगना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर एक बेहतरीन चीज होने वाली है। अब गांधी जी को यह लग गया कि भाई मुसलमान और हिंदू एक हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एट द कलकत्ता, यहां पे देखिए, गांधी जी saw his an opportunity to bring Muslim under the umbrella of unified national movement। अब उन्हें लगा कि भाई अब इस नेशनल मूवमेंट में हम मुसलमानों को भी ला चुके हैं, हमारी संख्या जो है मजबूत हो रही है। एट द कलकत्ता सेशन, अब इस कलकत्ता सेशन पर मैप आएगा आपका, ठीक है। तो कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में सेशन हुआ। He convinced other leader to need to start a non-cooperation movement in the support of the खिलाफत as well as स्वराज। स्वराज का मतलब खुद का राज, ठीक है। अब यहां से बात होगी नॉन कोऑपरेशन की, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन समझते हैं, चलिए। तो एक बड़ी फेमस बुक में गांधी जी ने यह कहा था कि भाई 1909 में जो किताब लिखी गई थी, बड़ा पहले ही लिख गया था, महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ द, अच्छा उन्होंने ये बात बताई थी कि भाई जो ब्रिटिश का रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है ना, जो आप लोग ये देख रहे हैं 100 साल से ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, मतलब 100 साल से नहीं यार, मतलब जितने भी साल से शासन कर रहे हैं, वो किस कारण कर रहे हैं? वो इस कारण कर रहे हैं कि हमारे लोग उनको कोऑपरेट करते हैं। उन्हें पुलिस में लोग चाहिए, हमारे लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की ये कमी है। उन्हें किसी भी फैक्ट्री में काम कराना है, हमारे लोगों को काम करना है। उन्हें खेती में काम कराना, उन्हें हमारे लोगों को काम करना है। तो हम कोऑपरेट कर रहे थे। तो गांधी जी का चाहते थे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन कोऑपरेशन। यही है नॉन कोऑपरेशन, नॉट डिफरेंट थिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी
सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब था कि भाई हमें सत्यता के बल पर हमें लोगों को इकट्ठा करना, पहले लोगों के अंदर एक भावना डालनी कि भाई साहब आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, दैट वाज सत्याग्रह। वहां पे एक छोटा सा सिविल डिसोबीडियंस आपको देखा गया था, दैट इज उसमें किसमें, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। वहां पे रॉलेट एक्ट को हमें मानना नहीं था, दैट वाज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। अभी सिविल डिसोबीडियंस बढ़िया वाला नहीं आया, अभी आगे आएगा। अब यहां पर दूसरी चीज आती है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन। अब हमें लोगों को सपोर्ट नहीं करना था। अब इसमें गांधी जी ने कैसे कैसे काम किया। Gandhi proposed that the movement should unfold in the state. It should begin with the surrender of the title and the government awarded and the boycott of civil. अब यहीं पर देखिए, आपसे कोई पूछे कि भाई साहब हाउ कुड द नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, तो गांधी जी ने स्टार्ट कैसे करवाया था ये चीज समझिए। आप लोगों को जो गवर्नमेंट का अवार्ड मिले उसे वापस कर दो भाई, एंड बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, जितने भी सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, जो भी टीचर बने हुए सब लोग क्या करिए, वापस उनको छोड़ दीजिए, उनका काम ही नहीं करना है, खुद के भरोसे पे आ चीजें कुछ चीजों को आगे बढ़ाए। Then in the case of the government used a representation of full of civil disobedience campaign would be lodged। अब इसी को हम बड़ा करके एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 द महात्मा गांधी एंड शौकत अली ट्यूड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब देखिए महात्मा गांधी, शौकत अली, ठीक है, शौकत अली दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इकट्ठा होकर चीजों को आगे बढ़ा रहे थे और लोगों का मूवमेंट में सपोर्ट लेकर आ रहे थे। अब तो कांग्रेस में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर द कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, दे वर द रेगुलर बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड इन द नवंबर 1920 एंड द फियर द मूवमेंट ऑफ द माइट लीड टू द पॉपुलर वायलेंस। उन्हें लगता था यार, कुछ लोगों को कांग्रेस में लगता है किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस न क्रिएट हो जाए। इन द मंथ ऑफ द सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंस टिशल विद द कांग्रेस। अब कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी भीतरी थोड़ी दिक्कत आ रही थी यहाँ पर। For a while, there seemed to be no meeting between the support and the opponent of the movement. Finally, the Congress session at the Nagpur in the December 1920. अब देखिए एक फिर से सेशन किया गया नागपुर में। अब इसके पहले वाला सेशन कहां किया गया था भाई, मुंबई में। कहां किया गया था, सॉरी कलकत्ता में, ठीक है, सितंबर 1920 में एक सेशन किया गया था। दूसरा सेशन आपका क्या किया गया भाई, नागपुर में किया गया। एंड कंप्रोमाइज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। अब यहाँ पे लोगों के मन में हुआ कि भाई नॉन कोऑपरेशन को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आगे का ये बनता है कि भाई हाउ डिड दिस मूवमेंट अनफोल्ड, किस प्रकार से ये चीजें बढ़ी, हु पार्टिसिपेटेड इन, हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस द आइडिया ऑफ द नॉन कम्युनिस्ट। ये यहां पर गारंटीड क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि आपको लंबा लिखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में आपके बताना है। अब ये आपको पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कब से स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1921 में। फिर आपको द मूवमेंट इन अ टाउन, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है कि टाउन्स में कैसे इस तरह की चीजें बढ़ी हैं। अब यहां से 3-4 पॉइंट निकल रहे होंगे, 4-5 पॉइंट निकल रहे होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। रिविलियन इन द कंट्री साइड, देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आंध्रा की बात आएगी, यूपी की बात आएगी, उड़ीसा की बात है, अलग अलग जगह की बात आएगी। इसमें दो फेमस जगह के नाम के दिए गए, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वो है आपके एक तो अवध का पढ़ना है, एक तो आपको आंध्रा का पढ़ना है। और आंध्रा में आपके वो अल्लू अर्जुन वाले, अरे वो हाँ अभी एक अल्लू अर्जुन कह रहा हूँ, एक वो मूवी देखी ना तुमने RRR, उसमें के जो कैरेक्टर्स थे ना उनकी कहानी जो है वो यहीं पर लिखी हुई है NCERT में। वो ये रहा अल्लूरी सीताराम राजू, जो आपका एक हीरो था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, जूनियर NTR जो है ना, वो वाला कैरेक्टर जो निभा रहा था ना, वो यही वाला था शायद, एक बार देख लेना, ठीक है। तो शायद हाँ, तो यही वाला कहानी है। इस चीज को आपको प्रॉपर पढ़ना है। यहां से इस पर आपके 3-4 क्या 5-6 पॉइंट बन रहे होंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको सारी चीजें लिखनी है। स्वराज इन द प्लांटेशन, ये भी आपको टॉपिक लिखना है वहां पर। तो ये जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे उन पर इस तरह से कैसे इंपैक्ट हुआ, उन्होंने किस प्रकार से सपोर्ट किया, इसके बारे में आपको इस पैराग्राफ में पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विद द परमिशन। तो ये सारी चीजें जो रोकी जा रहे थे ना, वो सब ये सब छोड़ने लगे थे, ये सब के खिलाफ वो लोग जाने लगे थे। तो इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है इसी आपके नॉन कोऑपरेशन में ना, लोग जब एक दूसरे को मतलब कि सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उसी में थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि चौरी चौरा में एक वायलेंट केस हो गया। एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डेफिनेटली मैप आने वाला है। ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस हियरिंग इन इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ए हाल्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां से महात्मा गांधी ने इस चीज को वापस कर लिया। चौरी चौरा आपका गोरखपुर के आसपास है शायद, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो यहां से महात्मा गांधी ने इसको विड्रॉ कर दिया। अब हम यहां से बढ़ेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। तो भाई जब गांधी जी को लगा कि भाई साहब चीजें बहुत बिखर रही हैं, चीजें वायलेंट हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब इस चीज को बंद करते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो 1922 फरवरी में ये सारी चीजें बंद कर दी गई।
अब कुछ दिक्कतें ये आ गई कि विद इन द कांग्रेस लोगों को लगने लगा कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मास स्ट्रगल से वो थक चुके थे। अब उन्हें लगा कि हमें जो है ना वो इनके कमेटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट पहुंचना पड़ेगा। आसान भाषा में समझते हैं कि ना हमें पार्लियामेंट पहुंचना पड़ेगा, ब्रिटिश पॉलिसीज जो है काउंसिल के अंदर उनको चेंज करना पड़ेगा, उससे जाकर हमारी चीजें सही होंगी। तो उसमें कौन कौन था भाई? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस to argue for a return of the council policy, but younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose praised for the more radical mass segregation of the full independence। तो भैया अब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को लगने लगा कि भाई हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अंदर जाके चीजों को बदलना पड़ेगा। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे यंग लीडर्स को लगता था कि नहीं भाई हमें मास प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा और हमें पूर्ण आजादी के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए इसी तरह से लड़ना पड़ेगा। In such a situation, internal debate and the dimension of two factor again the speed of the Indian politics toward the 1920s। तो यहाँ पर जो है वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी विद इन द कांग्रेस, जो है ना दिक्कत आ गई थी कि भाई साहब कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं मास प्रोटेस्ट सही है, और कुछ लोगों को क्या लग रहा था कि भाई साहब नहीं हमें अब उन लोगों के मतलब कि चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा, हमें अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी, हमें लड़कर जीतना पड़ेगा, इस तरह से जीतना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें चली। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम द 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930 एट द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड। ये सारी चीजें हो रही थी। अब इसके बाद जो एक नई चीज यहां पर आई थी वो ये आई थी कि व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, तो सारी चीजें चल रही थी। आप समझ लो 1920 से 1928 तक बहुत बड़ी चीजें कुछ नहीं हुई थी, चीजें नॉर्मली ही चल रही थी, शासन चल रहा था, लोग परेशान थे, थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही थी, थोड़ी बहुत नहीं हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। 1928 में साइमन कमीशन वापस आया था इंडिया, और यहां पर लोगों ने नारे लगाए थे कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक, ये एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट है। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन in an effort to win them over the victory, Lord Irwin announces। अब जब साइमन कमीशन वापस आया इंडिया, बड़ा लीडर था, उसे लगा कि भाई साहब यार यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अपोज हो रहा, तो उन्होंने एक लोगों को बस दिलासा देने के लिए कह दिया कि भाई साहब हम क्या है आपको डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। और उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने कहा कि भाई हम एक राउंड टेबल डिस्कशन करेंगे जहां पर हम आपके फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। This did not satisfy the Congress leaders, and the radical within the Congress, led by the Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. The liberal and the moderator who सारी चीजें हो गई, who were proposing a constitutional system within the framework, British dominant gradually lost their influence। तो थोड़ी थोड़ी चीजें होने लगी थी कि भाई हमें लगने लगा कि हमें आजादी मिल जाएगी। In 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formulated the demand of the पूर्ण स्वराज of the full independence of India। अब लोगों के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग के लिए एक थोड़ी सी एक भभक सी जलाने की शुरुआत हो चुकी थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड, अब ये आपस में ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम क्या करने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये हमने खुद से सेलिब्रेट, हमने खुद कह दिया कि भाई साहब अब हम ब्रिटिश सरकार की कोई बात मानेंगे ही नहीं, अब हमारा देश है, हम अपने तरीके से रूल करेंगे। लेकिन ये चीज पूरे देश में फैली नहीं थी। अभी भी लोग क्या है, ब्रिटिश को ही अपना नेता मानते थे, अपने ब्रिटिश को सारी चीजें। तो गांधी जी को लगा कि यार अभी इतना लेवल का तो हम लोग पहुंचे नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल से चीज है। तो अभी भी ये चीज नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, और 26 जनवरी 1930 को हमारी इंडिपेंडेंस नहीं हो पाई। हमें लग रहा था कि हम ये मान लेते हैं, कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये छोटी सी कहानी वही लिखी हुई, वी बिलीव दैट द नेशनल राइट टू द इंडियन पीपल एंड अदर टू हैव फ्रीडम एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द टोil एंड द। लोगों को लगता है कि हमें अपने खुद से एंजॉय करना चाहिए, हमारी आजादी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसके लिए क्या किया जाए भाई? अब यहां से द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। यहां से आप कह सकते हो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा। अब महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई साहब अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके, और उन्हें लगा नमक एक ऐसी चीज है जो कि पूरे देश को यूनाइट कर सकती है। नमक क्यों भाई? नमक इसलिए यूनाइट कर सकती है कि नमक अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है। ऑन 31 जनवरी 1930, अब समझ लीजिए 1920-21 के पास कांग्रेस के बीच में वो हो रहा था, तो वहां से लेकर 30 तक अब इंडिया में बहुत कुछ नहीं हो पाया था। 10 साल तक चीजें बहुत बढ़िया नहीं हो पाई। अब 1930 में हम फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं। 1930 में ही सेंट ए लेटर टू द वायसरॉय इरविन उस समय वायसरॉय था, उसको उन्होंने क्या किया, 11 डिमांड गांधी जी ने भेजी। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 11 डिमांड मानते हैं तो मानिए, अदरवाइज हम यहां से साल्ट मूवमेंट, साल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बहुत परेशान करने वाला है। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ द ऑल वाज द डिमांड ऑफ द एबॉलिश द साल्ट टैक्स। सबसे पहली चीज इनकी डिमांड ये थी कि भाई नमक पे से कर हटा दीजिए।
Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of the good. तो ये अच्छी बात थी. The tax on the salt and the government monopoly over its production. तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब जो है ना हमें खुद साल्ट मतलब बनाना पड़ेगा. कैसे स्टार्ट किया? महात्मा गांधी लेटर वॉज एन अल्टीमेटम इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड. 11 मार्च तक अगर डिमांड नहीं फुलफिल हुआ तो द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. यहां से कांग्रेस जो है वो ना एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं पूरी गई. इरविन वाज अनविलिंग द नेगोशिएट. इरविन मानने वाला नहीं था भाई साहब. सो गांधी स्टार्टेड. अब समझ लीजिए 11 मार्च 1930 के बाद गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया. 78 उनके वॉलंटियर्स थे. लगभग 240 मील उन्हें चलना था फ्रॉम द गांधी आश्रम साबरमती. अब साबरमती का मैप आपको पता होना चाहिए. स्टार्ट कहां से हुआ था ये ध्यान रखिएगा. साबरमती से स्टार्ट हुआ था. ठीक मिर्जा भाई. तो चीजें साबरमती से स्टार्ट हो गई हैं भाई. गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ द डांडी टू द डांडी तक गया था. अब डांडी पर भी मैप आ सकता है आपको. ठीक. द वॉलंटियर्स वॉक्ड 24 डेज. 24 दिनों तक लोग चले. अबाउट द 10 मील पर डे. 10 मील चल रहे थे. 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी. महात्मा गांधी को यार पसंद उस समय बहुत ज्यादा लोग करते थे तो लोग उन्हें सुनने आते थे. एक आइडियल मानते थे लोग. गांव में उनकी खबर थी कि भाई साहब गांधी जी आ रहे हैं. लोग एकत्रित हो जाते थे, जुट जाते थे. ऑन 6 अप्रैल डांडी पहुंच गए एंड सर्मनली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय द बॉइलिंग वाटर. अब यहां से गांधी जी ने सबसे पहली चीज तोड़ी कि भाई साहब हम नमक खुद बनाएंगे. समुद्र हमारा है, हम सब कुछ है, हमारा देश है, हमारे पास सब कुछ है, हम नमक बनाएंगे. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब यहां पर एक बहुत प्यारा सवाल बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. क्या है सवाल? हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट फॉर द नॉन कोऑपरेशन. क्योंकि भैया नॉन कोऑपरेशन में भी तो हम यही कह रहे थे, वहां पे भी तो हमारा सहयोग आंदोलन वही तो हो गया भैया. हम सरकार का सहयोग नहीं कर रहे तो वही तो हो गया सिविल डिसोबीडियंस. अब ये कैसे अलग हुआ? कितना प्यारा सवाल है, सोचिए. हाउ वाज मतलब असहयोग आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में क्या डिफरेंस था? अब इसको समझते हैं. पीपल वेर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन. यहां पर लोगों को कॉपरेशन से नहीं मना किया गया था. विद इन द ब्रिटिश एज हैड बीन सीन 1921-22 टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज. 1000 इन द डिफरेंट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ. हजारों लोगों ने नमक के कानून को तोड़ा था. मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज. एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड. विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया गया. लिक्विड शॉप बंद किए गए. पीजेंट रिफ्यूज टू द रेवेन्यू ऑफ द चौकीदारी टैक्सेस देना बंद किए गए. विलेज ऑफिशियल रिजाइन कर दिए गए. एंड इन द मेनी फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ. मतलब जो कानून बनाए गए थे ना उसे लोगों ने तोड़ना. दैट वॉज द डिफरेंस फ्रॉम द असहयोग आंदोलन. असहयोग आंदोलन में हमने क्या किया था? सरकार का सहयोग छोड़ा था. हम सरकार को सपोर्ट नहीं करते थे. लेकिन यहां हमने क्या किया भाई साहब? यहां पे हम सरकार को सपोर्ट तो छोड़िए, हम जितने भी कानून है सब तोड़ने लगे थे एकदम नॉन वायलेंस के साथ, बिना छेड़ कुछ भी किए. ठीक. अब सारी चीजें चल रही थी. अब तुम्हें भी पता है कि यार ब्रिटिश सरकार है, कुछ तो ऐसे खाली तो बैठे कि नहीं, हाँ भाई तुम तोड़ रहे हो. अब इसी में थोड़ी सी दिक्कत हुई और पेशावर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी. ए मंथ लेटर बाद महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड. महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया. लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया. 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया. इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड इंटर्न्ड इन पैक्ट विद द इरविन ऑन 5 मार्च ऑफ द 1931. अब यहां पर महात्मा गांधी ने बात मानी इरविन की और उन्होंने क्या किया? इस जो ये मूवमेंट चल रहा था इसको थोड़ा सा बंद कर दिया. 5 मार्च 1931 को एक समझौता होने वाला है, गांधी इरविन पैक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये क्यों हुआ था भैया? सिविल डिसोबीडियंस के बाद पेशावर में जो है वो काफी भीड़ एकत्रित हुई थी. बहुत सारी चीज, पुलिस अटैक कर दिया था और गुस्से में जो है वो सारी चीजें होने लगी थी. यहाँ पे अरेस्टिंग हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी. ये चीज गांधी जी कंसेंटेड एंड पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है. पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब भी हुआ था उस समय 1929 में, उस समय गांधी जी ने इस चीज को रिफ्यूज किया था. मतलब कांग्रेस ने रिफ्यूज किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट. वो भी लंदन में हुआ था. सेकेंड वाला जो हुआ था वो भी लंदन में हुआ था और इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था. कहां पे? लंदन में. ठीक. अब गांधी जी गए थे लेकिन फिर भी बात यहां पर नहीं बनी. एग्रीमेंट ये हुआ था कि भाई गांधी जी और जितने भी प्रिजनर है, पॉलिटिकल प्रिजनर है, इनको छोड़ा जाएगा. तब जाके गांधी जी बात करने पर एग्री हुए थे. दिसंबर 1931 में गांधी जी वहां गए, लेकिन गांधी जी वहां गए कुछ फायदा नहीं हुआ, वापस आए.
विद द ग्रेट अटेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब भाई गांधी जी को लगा कि फिर वही चीज करनी पड़ेगी, हमें चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, सभी लोग जेल में थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में थे, वापस आए वो, फिर से आप एक बार चीजों को लॉन्च किया गया, फिर से चीजें स्टार्ट हो गई। अब हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस, जैसे वहां पर हमने असहयोग आंदोलन में देखा था कि किस प्रकार से गांवों के लिए अलग अलग तरीके के लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया था गांधी जी का, अब इस सिविल डिसोबीडियंस को किस तरह से सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन में लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा अलग तरीके से था, सिविल डिसोबीडियंस में अलग तरीके से था, दोनों में ही सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो एक बार ये आप कहानी पढ़िएगा, सारे पाटीदार, सारे जमींदार, सारे खेतिहर मजदूर, सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे, सारे लोग अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। बिजनेस क्लास के लोगों ने कैसे सपोर्ट किया था, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। ठीक, बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स, यहाँ पर राउंड मतलब पहले उसके पहले लोग वहां पे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में बिजनेस वाले भी लोग छोड़ दिए थे। कुछ यहाँ पर डेट्स लिखे गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1919 में यूपी प्रेजेंट बाय द बाबा रामचंद्रा, वो जो सपोर्ट कर रहे थे असहयोग आंदोलन को, गांधीयन रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़े थे, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में अप्रैल में। 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था भाई साहब, आपका चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। मई 1920 में अल्लूरी सीताराम राजू अरेस्टेड हुए थे, 2 साल के लिए अरेस्ट हुए थे और उनके बाद उनको फांसी भी हुई थी, पढ़िएगा आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद देखिए दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अडॉप्टेड द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज। 1929 में हमने पूर्ण स्वराज मान लिया था, 1930 में हमने घोषित कर दिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को मनाने जा रहे हैं। 1930 में अम्बेडकर स्टेबलाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस विद द एसोसिएशन, ये अभी आपको आगे पढ़ना है। अब यहाँ पर ना ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ पर गांधी जी की मुलाकात उनसे होगी, अंबेडकर जी से। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में, और सिविल डिसोबीडियंस फिर से रिलॉन्च कब हुआ था, 1932 में। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, महिलाओं ने बड़ा भरपूर सहयोग किया था गांधी जी का इस मूवमेंट में। ड्यूरिंग द गांधी जी साल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ द वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स एंड टू लिसन टू द हिम, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर साल्ट एंड पिक्ड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड सॉप। तो उन्होंने इस चीज को काफी सपोर्ट किया था और नमक बनाए थे, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया था, लिक्विड सॉप को बंद करवाया था, सारी चीजें। बहुत सारे लोग जेल में भी गए थे। अब द लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस क्या था, कुछ कमियां तो रही होंगी ना, कुछ तो दिक्कतें आई होंगी। दिक्कतें ये थी कि लोगों के अंदर अभी भी वो ना अनटचेबिलिटी थी कि भाई ये तो छोटे समूह का है, इसको टच नहीं करने देना, इसको अपने ग्रुप में नहीं लाना है। इस तरह की चीजों को भी खत्म करने की गांधी जी ने पूरी कोशिश की। ही कॉल्ड द अनटचेबल को हरिजन कहा था उन्होंने, हरिजन मतलब भगवान के भक्त हैं ये। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेंपल एंड एक्सेस टू द पब्लिक वेल, टैंक, रोड, स्कूल्स। बहुत दिक्कतें थी यार, इस तरह की चीजें थी। उसके लिए गांधी जी ने काफी लड़ाई लड़ी, इन लोगों को काफी सपोर्ट किया, उन्हें बहुत सारी चीजें अलाउ करवाई। फिर यहां पर आए हैं आपके गांधी जी के साथ अंबेडकर जी, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर who organized the Dalit into the depressed classes with the association in 1930 clashed with the Mahatma Gandhi at the second round table conference by the demanding separate electorate for the Dalits। एक अलग इलेक्टोरेट की मांग करने लगे देखिए भैया महात्मा गांधी से कि हमें जो है ना दलित को एक अलग इलेक्टोरेट चाहिए, उन्हें लड़ने का एक अलग अधिकार चाहिए, मतलब विधानसभा जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर एक अलग हमें सीट चाहिए, आरक्षित सीट चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी राजी नहीं हो रहे थे, बट बाद में इन लोगों के बीच में समझौता हुआ, पूना पैक्ट इसे कहा गया है, पूना में पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट ऑफ द 1932। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस द रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल ऑफ द सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे ये हुआ कि भाई हाँ आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद यही चीज मुस्लिमों के बीच में भी आई। सम ऑफ द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर आल्सो लुकिंग इन द रिप्रेजेंट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है वो सिविल डिसोबीडियंस में भी मुसलमानों ने सहयोग किया था। लेकिन यहाँ पर भी मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता ही है कि मुसलमानों के एक नेता थे, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यहाँ पर इनकी भी वही मांग थी जो आपके अंबेडकर जी की थी। तो इस तरह की चीज के भी समझौते हुए। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज द एटमॉस्फेयर द सस्पेक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिटीज, और इसको धीरे धीरे एक करके लेके चला गया। लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी मुसलमानों के बीच में थोड़ी सी दिक्कत थी। ये कहानी लिखी हुई है, इस कहानी को जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। 1930 में मोहम्मद इकबाल थे जो मुस्लिम लीग के एक प्रेसिडेंट थे,
उनका कहना बस यही था कि यार हमें इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर मुसलमान हिंदू एक तरह से मिलकर रहें। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आप इस कहानी को एक बार जरूर पढ़िएगा, इसको केयरफुली रीड करिएगा। मे भी यहाँ से आपको एक कम्युनलिज्म पर एक क्वेश्चन बन सके, आइडिया ऑफ द इकबाल, जो कि बहुत बढ़िया आइडिया था कि भाई किसी भी प्रकार का क्लैशेस नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, सबकी जमीन है, सब लोग प्रॉपर तरीके से रहें। और हमें कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग डिमांड हो, ये हमारी धरती है, हम यहीं पर रहेंगे, तरीके से रहेंगे, हिंदू हिंदू को सपोर्ट करेंगे, मतलब हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब आखिरी में भारत में अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही थी कि किस प्रकार से लोगों को एकत्रित किया जाए। अब आपको यह पता चल गया कि असहयोग आंदोलन और आपका पहले सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और तीसरा जो था वो सिविल डिसोबीडियंस। ये तीन चीजें आपको पढ़नी थी, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये एक आपका एक लास्ट टॉपिक है। इसमें पूरी कहानी ये है कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों ने एक दूसरे को एक तरीके में मिलाने के लिए अलग अलग कोशिशें की। इसके लिए गीत लिखे गए, भारत माता के अलग अलग चित्र बनाए गए, इसमें दर्शाया गया कि भारत माता किस प्रकार से लोगों को मतलब प्यार करती है, इस तरह की चीजें हैं। मदर फिगर द सोन एज द डिस्प्लेइंग लर्निंग फूड क्लॉथिंग द माला इन द वन हैंड इंप्रेस द हर, ऐसे क्वालिटी किस प्रकार से एक भाव जनरेट कर रहे थे लोगों के अंदर बराबरी का, चीजों का। जवाहरलाल नेहरू जी भी एक तरीके से भारत माता के इस तरह की चीजें करके एक मैप ऑफ इंडिया लेकर लोगों के मन में एक भावनाएं पैदा करना चाहते थे कि भाई साहब हमें एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहना है, पूरा देश एक है, इस तरह से चीजें बढ़नी है। इस तरह के पिक्चर्स, गाने, इस तरह की चीजें की गई, आपको एक कहानी पढ़ने को मिलेंगी। ट्राई कलर, इंडिया के ट्राई कलर बनाए गए ताकि एक दूसरे के सपोर्ट हम कर सके, इस तरह की चीजें हैं। ये आखिरी टॉपिक है और इसी टॉपिक से आपका एक आध क्वेश्चन बन सकता है। बहुत रेयर चांस होते हैं इस टॉपिक से कहानी बनने के, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बस समझ में आ जाएगा। बहुत कंक्लूजन वही है कि भाई हम एक दूसरे को एक करना चाहते हैं, उसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाए थे। अब कंक्लूजन पूरे इस कहानी का क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें जो है वो ना इन कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। गुस्से से, नॉन वायलेंस तरीके से कर पाना बड़ा मुश्किल था और इसमें बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए थे और स्ट्रगल आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिश कमजोर हो रही थी। हाँ, आजादी हमें 1947 में मिली, बट इट वॉज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव विद महात्मा गांधी जी, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे सिस्टम में। 1915 के बाद, जब से वो वापस आए 1918 के बाद से, और 1932 के आसपास तक, तो बहुत बढ़िया ये सिस्टम था। उसके आगे की कहानी आपको नहीं पढ़नी थी, यहां तक चीजें आपको पढ़नी थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, और दैट वाज द कंक्लूजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। हाँ, एक और चीज पढ़नी थी आपको, द क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी, इसको भी पढ़ लेते हैं फटाक से। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसमें बहुत सारे मिशंस फेल होने के बाद 1942 में फिर से एक बहुत बड़ी एक मिशन स्टार्ट हुई, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। पुरजोर अब कोशिश की जा रही थी कि अंग्रेजों को जल्दी से जल्द भगाना पड़ेगा यहां से, और इसके लिए पूरे देश को एकत्रित किया गया और बहुत सारी चीजें की, बहुत सपोर्ट आया इसमें। लोग इस तरह की स्पीचेज हुए कि अब भाई साहब या तो करो या तो मरो, या तो आपको इस देश के लिए मरना पड़ेगा या तो आपको करना पड़ेगा। अहिंसक था आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो द नॉन वायलेंस, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं किया गया था। इस चीज को पूरे दबाने में लगभग 1 साल लग गए थे यार ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बहुत सारे नेता जैसे आपके थाउजेंड ऑफ द जयप्रकाश नारायण, अरुणा अशरफ अली, राम मनोहर लोहिया, मेनी वुमेन सच एज द मतंजनी हाजरा इन द बंगाल, कंकलता बरुआ इन द असम एंड रमना देवी इन उड़ीसा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। इन सबका नाम एक बार देख लेना। और क्विट इंडिया मूवमेंट पर अगर 1-2 नंबर का सवाल आता है तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने पूरे चैप्टर में आपको सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश की। एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं सवाल क्या क्या पूछे गए। Explain why the growth of the nationalism in the colonies in the link to the anti-colonial movement. How was the first war helped in the growth of the national movement in India? अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, और किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो भी आपको एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर विद इन 40 मिनट आपको समझने में बड़ी आसानी हुई होगी, बहुत आसानी तरीके से आप समझ चुके हो। अब आपको यहीं पर रुकना नहीं है और कोई मैराथन चक्कर नहीं पड़ना, आपको जाके एनसीईआरटी एक बार खुद से पढ़नी है। अब जब पढ़ोगे तब तुम्हें मजा आएगा, अब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, तो वो तुम्हारा दूसरा टाइम्स होगा। अब तीसरी बार जब तुम रिवाइज कर रहे होगे एक दिन पहले एग्जाम के, तब एक बार वो मार्क्स वाली चीजें देख लेना और जाके एग्जाम में अच्छा कर लेना। अभी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के सॉल्यूशन कैसे लिखने विद आंसर आऊंगा, ताकि आपको चीजों को एक्सप्लेन करूँ और आपकी चीजें समझ में आएंगे। यार वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एग्जाम में अच्छा करोगे। बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो आ रहे हैं बहुत जल्दी चैनल पर, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद। हाँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
बॉक्स, ठीक है। गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी या फिर @rankers NTSC की टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड